वेलकम टू टुडेज अकाउंटेंसी क्लास। बेटा आज हम क्या करेंगे, आज जो मैंने सैटरडे को आपको टेस्ट दिया था, आज हम उसका सॉल्यूशन करके देखेंगे और समझेंगे कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई। क्योंकि मोस्ट किसी का भी पूरा का पूरा आंसर सही नहीं था। कई दो तीन बच्चों के पूरे मार्क्स जरूर आए हैं, पर मैंने उनके सॉल्यूशन की सीट देखी है, उन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी है। उन्होंने बस मिलते जुलते आंसर्स के ऑप्शंस को टिक कर दिया और उनके नंबर आ गए। तो इसीलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये पूरा समझाता हूं और आपको क्लियर करता हूं कि आपने कॉमनली गलतियां क्या करी सबने। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में मैंने यही सोचा कि आज मैं वही क्वेश्चन पूरा ढंग से सॉल्व करवा देता हूं जो मैंने सैटरडे को आपको टेस्ट दिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हमें बेटा यही करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जाके जो हमारा टेस्ट है उसको हमें करना, सबसे पहले जाके हमें उस टेस्ट के क्वेश्चन को ही पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं उस टेस्ट के क्वेश्चन को पढ़कर आते हैं। तो बेटा ये रहा आपका टेस्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ प्रियांशु, जतिन एंड कुश। उनकी तीनों की बैलेंस शीट है, कब की है, 31 मार्च 2019, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में कितना था, 3:2:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। उन्होंने फर्म डिसाइड किया डिसॉल्व करने के लिए। उस दिन उनकी बैलेंस शीट, जिस दिन उनका डिसॉल्व करना था, उस समय बैलेंस शीट उनकी गिवन है आपके सामने। ये आपकी बैलेंस शीट है, देख लीजिए क्या क्या बैलेंस शीट में गिवन है। लोन 32,000 का है, ईपीएफ आपका 42,000 का है। ठीक है, बिल्स पेबल 18,000 का है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 26,000 का है, कैपिटल दे रखी है, बैंक एसेट्स में बैंक दे रखा, अक्रूड इंटरेस्ट, डेटर लेस प्रोविजन करके दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। फिर एग्रीड टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोज। ये ध्यान से पढ़िएगा क्या क्या एग्रीड टर्म थी डिसोल्यूशन की, कि प्रियांशु टुक हाफ ऑफ द स्टॉक एट 10% डिस्काउंट। प्रियांशु ने हाफ ऑफ द स्टॉक लिया था, कितने में लिया था, 10% डिस्काउंट में। एंड एग्री टू पे बिल्स पेबल, और वो उसने एग्री किया क्या, बिल्स पेबल देने के लिए। ठीक है, रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज 60%। रिमेनिंग स्टॉक कितना रियलाइज करते हैं, 60% रियलाइज करते हैं। ठीक है, ऑफ द बुक वैल्यू। डेटर रियलाइज 65,000, आपका मशीनरी 1,15,050, फर्नीचर 76,000, अक्रूड इंटरेस्ट फुल, बिल्डिंग 24,000, इन्वेस्टमेंट 67,500, firms has to pay 6,300 for outstanding salary not provided in the books of realization. In the books realization expenses of 3,000 paid by the firm. ठीक है, 6,300 की आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे किया और 3,000 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म के अकाउंट से पेमेंट हो गई। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच आर बीइंग गिवन इन द क्वेश्चन। अभी मैं आपको बताता हूं, बेसिकली आपने पता है कहां मेन गलतियां करी। आपका रियलाइजेशन का अकाउंट से ही गड़बड़ हो गई, आपने वही गलत कर दिया, जिसकी वजह से आपके आगे के आंसर्स अपने आप मैच नहीं कर रहे थे। और जो सबसे बड़ा कारण बना पता है गलतियों का, वो था दो चीजें क्या, एक तो यह कि इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। ठीक है, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड बेटा एक लाइबिलिटी है। क्या है, लाइबिलिटी। प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है, इंप्लॉय से लिया जाता है, उनसे काटा जाता है, थोड़ा पैसा उनका लिया जाता है, थोड़ा कंपनी अपनी जेब से डालती है। ठीक है, और उनके प्रोविडेंट फंड में पैसा इकट्ठा करके रखती है। फिर जब वो रिटायर होते हैं तो वो पैसा उनको दिया जाता है। ठीक है, तो इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा जो है वो फर्म का अपना पैसा नहीं है, वो फर्म के लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बेटा जो था वो तो रिजर्व होता है, वो पार्टनर से बढ़ जाता है, पर इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड इज प्योरली आर लाइबिलिटी। मैंने कई बार बताया, मैं फिर से इस बात पे कह रहा हूं, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी। तो हुआ क्या तुमसे, क्योंकि तुम्हें ये बात तो चलो कईयों ने चलो रियलाइजेशन से ट्रांसफर किया भी, बट वो एक बात भूल गए कि अगर लाइबिलिटी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, एज अ रूल नोट लिखवाया था कि इफ नथिंग इज मेंशन लाइबिलिटी टू बी पेड इन फुल, अगर कुछ मेंशन ना हो तो हमें लाइबिलिटी टू बी पेड इन फुल करना है। तो यहां पे जैसे इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड आपका दे रखा था 42,000 का, नीचे उसके बारे में नहीं कहा गया है कि उसकी पेमेंट कितनी हुई, इनफैक्ट किसी भी लाइबिलिटी के बारे में नहीं कहा कि पेमेंट कितनी हुई। इन दैट केस आप सबकी पूरी पेमेंट करेंगे। समझ में आया, इफ नथिंग इज मेंशन लाइबिलिटीज टू बी पेड इन फुल, दैट्स इट।
बात दिमाग में बैठा लो, अगर कोई लाइबिलिटी है उसके बारे में नीचे नहीं कहा गया तो आपको उसकी पूरी पेमेंट करनी है। समझ में आ रहा है बच्चों? एक गलती आपने यहां करी, और दूसरी गलती आपने पता है कहां करी? दूसरी गलती करी आपने ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, रिमेनिंग स्टॉक रिलाइज 60% ऑफ बुक वैल्यू, इसमें बहुतों ने गलती करी। तो ज्यादातर गलतियां तुम्हारी यहीं पे हुई हैं। मैं आज के अभी जब सॉल्यूशन दिखाऊंगा तो मैं उसमें क्लियर कर दूंगा कैसे वैल्यूज आएंगे स्टॉक वाले उसमें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के लिए जरा एक बार क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन सी चीज कहां जाएगी, देन उसके बाद बेटा हम देखते हैं पोस्ट करना शुरू कर देंगे। मैंने पोस्ट पहले ही करके रखा है, एडजस्टमेंट्स के मैं आपको एंट्रीज वाइज कराऊंगा, फिर एंट्रीज आपके साथ के साथ पोस्ट करूंगा आपके साथ। ठीक है, मैं आपको चलो समझा देता हूं पहले कौन सी चीज कहां जाएगी। देखो बेटा, बैंक का तो बैंक में ही बनेगा। अगर आप शुरू से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं डिसोल्यूशन की तो मैं पहले दिन क्लियर कर दिया गया था, बैंक अकाउंट अलग से बनेगा। बाकी ये जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट आप ये भी रियलाइजेशन में जाएगा, डेटर रियलाइजेशन में जाएगा। बस यहां पे एक प्रॉब्लम ये है, डेटर लेस प्रोविजन है, तो डेटर तो एसेट्स के साथ रियलाइजेशन में जाएगा, प्रोविजन लाइबिलिटी के साथ रियलाइजेशन में जाएंगी, क्योंकि प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस है तो वो लाइबिलिटी जब हम ट्रांसफर कर रहे होंगे उस समय उसके साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देंगे। इसके बाद बेटा स्टॉक रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन, फर्नीचर रियलाइजेशन, मशीनरी रियलाइजेशन, बिल्डिंग रियलाइजेशन एज इट इज वैल्यूज के साथ। अच्छा, डेटर लेस प्रोविजन में हम 64 नहीं पुट करेंगे डेटर में, हम डेटर में क्या पुट करेंगे, हम डेटर में पुट करेंगे 72,000। कितना पुट करेंगे? 72,000। और प्रोविजन का बैलेंस कितना है? 8,000, वो पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेजर की अगर हम बात करें, डेटर के अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है वो 72 का बैलेंस है। ये तो एडजस्टेड वैल्यू है जिसमें प्रोविजन माइनस करने के बाद की वैल्यू है। तो हमें तो लेजर क्लोज करना है ना, हमें तो अकाउंट क्लोज करना है। तो डेटर का अकाउंट कितने का? 72,000। तो जब क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, तो कितना ट्रांसफर करेंगे? तब हम बेटा 72,000 ट्रांसफर करेंगे। आई होप बेटा समझ में आए। इसके बाद लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपका कितने का दे रखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको दे रखा है 8,000 का, वो लाइबिलिटीज के साथ जाएगा। चलिए, मैंने एसेट साइड का बता दिया। लाइबिलिटी साइड में मैंने क्या बोला था? कैपिटल छोड़ दो, रिजर्व छोड़ दो, करंट अकाउंट छोड़ दो। तो कैपिटल दे रखा था, रिजर्व है नहीं। अब मैंने क्या बोला था? इन्हें छोड़ दो। इसके अलावा जितना भी कुछ है सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। तो लोन, ईपीएफ अभी समझाया, लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है, क्रेडिटर। तो ये चारों चीजें आपकी कहां जाएंगी? रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएंगी। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए ये हो गया। अभी इसके बाद जरा देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, इनकी जरा एक बार चल के जरा इनकी पोस्टिंग देख लेते हैं कि कैसे कैसे कौन सी चीज कहां होगी। तो बच्चों देखिए, ये मैंने आपके सारे के सारे क्या किए, अकाउंट्स को पोस्ट कर दिया जैसे मैंने अभी समझाया था। सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, जितने एसेट्स मैंने बताए थे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। अक्रूड इंटरेस्ट, डेटर देखो मैंने यहाँ 72 लिखा है, और जिसका प्रोविजन था 8,000 रुपए का वो बाई साइड में लिख दिया। इसके अलावा बाकी जितने इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी एज इट इज बैलेंस शीट वाली वैल्यू पर उठाकर मैंने यहां पर रख दी है। ठीक है, और बाई साइड में अगर आप देखेंगे जो लाइबिलिटीज मैंने आपको बताई थी, ईपीएफ, लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब मैंने उठा के बाई साइड में कॉपी कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अभी रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं दे रखा था, बस कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे थे, तो बस वो मैंने उठा के बाई साइड में कॉपी कर दिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,70,000, 1,40,000, 1,20,000। बेटा यहां तक हो गया। अब इसके बाद आपका क्या बचता है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में देखें क्या क्या दे रखा था। बैंक अकाउंट में बस बैंक का बैलेंस मैंने कॉपी कर दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 69,500, और इसके साथ हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 करेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं बेटा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? जो जो एडजस्टमेंट्स दे रखी थी आपको आपके क्वेश्चन में, अब आपको उनसे रिलेटेड एंट्री पास करनी है। सबसे पहले तो ये बोला था, प्रियांशु टुक हाफ ऑफ द स्टॉक एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके आगे एक पॉइंट और भी ये बोला था कि ही एग्रीज टू पे बिल्स पेबल। अब उसको छोड़ दो, ही एग्रीज टू पे बिल्स पेबल। अगले वाले पॉइंट पे आओ। अगला वाला पॉइंट क्या था? रिमेनिंग स्टॉक रिलाइज 60% ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखना कैसे किया, क्योंकि तुम सबने मोस्टली इसमें गलती करी है। सबसे पहले बात करें, वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना था? 70,000।
प्रियांशु के बारे में क्या कहा गया, प्रियांशु आधा स्टॉक लेके जाएगा एट 10% डिस्काउंट। तो कितने का स्टॉक लेके जाएगा, प्रियांशु टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट 10% डिस्काउंट। दैट मीन्स 50% ऑफ 70,000 निकालेंगे, 50% ऑफ 70,000 निकालेंगे, दैट विल बी 35,000। 35,000 में से हम 10% उसका डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो 35,000 का 10% होता है 3,500, माइनस कर दिया और हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 31,500। तो 31,500 में हाफ स्टॉक प्रियांशु लेकर जाएगा। समझ में आया, हाफ स्टॉक प्रियांशु लेकर जाएगा 31,500। ये मोस्टली सबने सही निकाला था। ठीक है, प्रॉब्लम कहां आई थी, प्रॉब्लम आई थी सेकंड वाली रिमेनिंग स्टॉक में। अब तुमने दिमाग क्या लगाया, तुमने कईयों ने ये करा कि 70,000 में 31,500 का गया। बेटा दिक्कत क्या आती है ना, दिक्कत क्वेश्चन को समझने में लगाओ। क्वेश्चन में क्या था कि प्रियांशु टुक 50% ऑफ द स्टॉक, प्रियांशु आधा स्टॉक ले गया, तो 70,000 में आधा स्टॉक जा चुका है। भले उसकी जो वैल्यू एग्रीड डिसाइड हुई है, वो वैल्यू कितनी डिसाइड हुई, वो वैल्यू डिसाइड हुई आपकी कितनी, 31,500, बट गया तो आधा स्टॉक ना। अब पॉइंट यही आता है, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना है, रिमेनिंग स्टॉक आधा स्टॉक रिमेनिंग होगा, यानी 70,000 का रिमेनिंग स्टॉक कितना होगा, 70,000 अगर आपका स्टॉक है, सॉरी हाँ 70,000 अगर आपका स्टॉक है तो उसका 50% रिमेनिंग है, 50% प्रियांशु ले गया, 50% रिमेनिंग है। तो 70,000 का 50% कितना हुआ, 50% हुआ 35,000। और उसने यही तो बोला रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज एट 60%। तो रिमेनिंग स्टॉक कितना है, रिमेनिंग स्टॉक 60% कितना हुआ, 35,000 का 60%, यानी रिमेनिंग स्टॉक बेच के कितना पैसा आया, 21,000 आया। कितना आया, 21,000। आई होप बेटा समझ में आया आपको, ये पॉइंट समझ में आया। तो इसमें सबने गलती करी थी, इसलिए पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा कि वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना था, 70,000। प्रियांशु ने टुक किए 50% ऑफ द स्टॉक, यानी आधा स्टॉक प्रियांशु ले गया। तो आधा स्टॉक कितना होता है, 50% ऑफ 70,000 दैट इज 35,000। 10% के डिस्काउंट पे तो 35,000 का 10% डिस्काउंट लगाया 3,500, वो उसमें से माइनस कर दिया, वैल्यू कितनी बची 31,500। तो प्रियांशु आधा स्टॉक यानी 35,000 का स्टॉक 31,500 में ले गया, 35,000 का स्टॉक 31,500 में ले गया। स्टिल 50% इज रिमेनिंग। उसने कहा रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज 60%, यानी रिमेनिंग स्टॉक का जितना भी है उसका सिर्फ 60% ही वैल्यू रियलाइज हुई। रियलाइज मतलब उसको बेच के पैसे आए। तो 35,000 का 60% कितना हुआ, 21,000। तो बाकी के 50% को बेच के कितने की वैल्यू आई, 21,000 आई। ठीक है, आई होप समझ में आया। अब जरा एंट्रीज देख लो एक एक करके। तो सबसे पहले तो वही पॉइंट आया था, क्या, प्रियांशु टुक हाफ ऑफ द स्टॉक एट 10% डिस्काउंट, जिसकी वैल्यू अभी निकाली हमने 31,500। पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो पार्टनर कैपिटल में यहां कौन, प्रियांशु। प्रियांशु का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, कैपिटल लिख देना, सॉरी बेटा लिखना भूल गया। प्रियांशु कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना, कितने से, 31,500 से, और रियलाइजेशन 31,500। अभी कैलकुलेशन करिए, अब भी समझाया 2 मिनट पहले, है ना। फिर साथ में यह भी लिखा था, प्रियांशु बिल्स पेबल ले गया, एग्रीज टू पे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितने के थे, 18,000 के थे। तो एंट्री आई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियांशु अकाउंट, कितना आया, 18,000। आई होप बेटा यहां तक समझ में आया। इसके बाद क्या है कि जो रिमेनिंग स्टॉक था वो रियलाइज 60%, यानी कितना रियलाइज किया था, 60% हमने भी कैलकुलेट किया था, कितना आया था बेटा, 21,000। तो एंट्री देखें क्या आई, एंट्री आई बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन दैट इज 21,000। इसके बाद जो एक एसेट्स की लिस्ट दी गई थी, ठीक है, इस एसेट से इतना आया, इस एसेट से इतना आया, सिंपली हमने बस उसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। में से एक बच्चे ने पूछा भी था, सर अक्रूड इंटरेस्ट फुल अमाउंट, इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब यह है कि बैलेंस शीट में जितना लिखा है अक्रूड इंटरेस्ट का उतना पैसा आ गया। 3,500 लिखा हुआ तो 3,500 का 3,500 आ गया। तो सब जोड़ लिया हमने, हमारे पास वैल्यू कितनी आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,51,050। ठीक है, जितने भी एसेट्स हैं उन सबको जोड़ लीजिए और उसकी वैल्यू कितनी आ रही, 3,51,050। इसके बाद उसने वो क्या बोला था, 6,300 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, उसकी पेमेंट करनी है, तो उसकी एंट्री आ गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,300। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 के थे, पैसे जाएंगे खर्च होंगे, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000, ये उसकी अगली एंट्री हो गई। बेटा फंडा याद है ना, पैसा आएगा बैंक टू रियलाइजेशन, पैसा जाएगा रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर एसेट ले जाएगा पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर लायबिलिटी ले जाएगा रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। ठीक है बेटा, फिर फाइनली क्या था, कुछ चीजें थी, कुछ लायबिलिटीज थी जिनके बारे में नहीं बोला हो गया था।
क्वेश्चन में अगर आप नोट करेंगे कुछ लाइबिलिटीज थी, सिर्फ एक बिल्स पेबल की बात हुई थी जिसको प्रियांशु ले गया, बाकी किसी की बात नहीं हो रखी है। सिर्फ एक बिल्स पेबल की बात हो रखी है बेटा जिसको प्रियांशु ले गया, बाकी किसी भी चीज की बात नहीं हो रखी है ना। तो क्या क्या था, आपके पास क्रेडिटर्स थे, आपके पास लोन था, आपके पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था। याद रखना ईपीएफ की पेमेंट होगी, याद रखना ईपीएफ की पेमेंट होगी। क्यों होगी? ईपीएफ इज अ लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का पैसा है, तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में नहीं कह रखा हो तो भी तुम्हें देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, तभी तुम बंद कर पाओगे बिजनेस। समझ में आया? तो ईपीएफ की पेमेंट होगी, ईपीएफ की पेमेंट हुई और फिर हमने क्या किया, इन सारी लाइबिलिटी जो जो दे रखी थी, क्रेडिटर्स आपका हो गया, आपका लोन हो गया, आपका ईपीएफ हो गया, इन सबको हमने जोड़ लिया और हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 1 लाख रुपए का हमारी टोटल लाइबिलिटी थी और उसकी हमने एज इट इज बुक वैल्यू पर ही पेमेंट कर दी। तो उसकी वैल्यू कितनी आई आप देख रहे हैं, एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज 1 लाख। आई होप यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गई एंट्रीज। चलिए आप फटाफट इन एंट्रीज को अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं एंड फाइनली अकाउंट्स का आंसर निकाल के फाइनल क्लोज सेटलमेंट करके क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए कर। अच्छा बच्चों, तो सबसे पहली एंट्री क्या थी, प्रियांशु कैपिटल टू रियलाइजेशन, जो अभी जनरल एंट्री कराई आपने नोट करी होगी। तो उसमें सबसे पहली एंट्री क्या करी थी, प्रियांशु कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो यानी आपको एंट्री क्या पोस्ट करनी पड़ेगी, प्रियांशु कैपिटल में आपको जाके उसको क्या करना पड़ेगा, टू रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट पोस्ट कर, अमाउंट कितना था, कितना अमाउंट था 31,500। और अब रियलाइजेशन में भी जाइए, रियलाइजेशन में जाइए और रियलाइजेशन में पोस्ट कर दीजिए, कितना आएगा, रियलाइजेशन में आपका आएगा बाय साइड में आएगा बाय प्रियांशु कैपिटल, कितना 31,500। तो ये हो गया बेटा, पहली एंट्री पोस्ट हो गई। इसके बाद अगली एंट्री क्या थी, अगली एंट्री थी उसकी, इसकी उल्टी एंट्री थी, क्या थी, रियलाइजेशन टू प्रियांशु कैपिटल। पार्टनर जब लाइबिलिटी लेके जा रहा था 18,000 रुपए, बिल्स पेबल के पार्टनर लेके जा रहा था, तो उसकी एंट्री क्या करनी थी, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। पार्टनर एसेट ले गया, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर लाइबिलिटी ले गया, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। कौन सी लाइबिलिटी ले गया था प्रियांशु, बिल्स पेबल 18,000 रुपए पे करने के लिए। तो एंट्री क्या है, रियलाइजेशन टू प्रियांशु कैपिटल, यानी रियलाइजेशन डेबिट हुआ, प्रियांशु क्रेडिट हुआ। पोस्ट करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में गए, यहां लिखा टू सॉरी कहां गया बैक स्पेस, सॉरी, टू प्रियांशु कैपिटल और अमाउंट कॉलम में लिख दिया, अमाउंट कितना 18,000। ठीक है, 18,000 अमाउंट लिख दिया। अभी प्रियांशु कैपिटल में जाएंगे, गए प्रियांशु कैपिटल में, वहां पे इस बार हम क्या करेंगे, बाय साइड में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन। ठीक है, बाय रियलाइजेशन। ठीक है, तो अमाउंट पोस्ट कर देते हैं, रियलाइजेशन का कितना था 18,000। तो बेटा ये पोस्ट हो गया 18,000, सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गया, अभी ठीक है, ओके। अब अगली एंट्री क्या थी, अगली एंट्री थी बैंक टू रियलाइजेशन, कितना 21,000 जो रिमेनिंग स्टॉक था जो रियलाइज हुआ 60%, तो कितना आया था 21,000 रुपए, उसकी एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री थी, तो बैंक में हम डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन में क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। चलिए फटाफट पोस्ट करते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक में जाके लिखेंगे क्या, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में कितना अमाउंट आया, कितना था 21,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे रियलाइजेशन में, वहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। तो बाय बैंक अकाउंट लिख दिया बेटा हमने। अब इसमें पोस्ट कर देते हैं, कितना वैल्यू आया हमारे पास, रियलाइज कर रहे जो रिमेनिंग स्टॉक 21,000। पोस्ट हो गया, कोई दिक्कत यहां तक, आई होप नहीं आई।
ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब अगली एंट्री पोस्ट करते हैं। अगली एंट्री क्या थी, अगली एंट्री थी आपकी इसके बाद थी आपकी हाँ, जो आपके एसेट्स बेचे थे, एसेट्स बेच के आपके पास कितना आया था 3,51,050, तो उसको पोस्ट कर देते हैं 3,51,050 को। तो एंट्री क्या थी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्या थी एंट्री, बैंक टू रियलाइजेशन। तो वो उसकी एंट्री पोस्ट करते हैं, बैंक में जाते हैं, यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना था 3,51,050। ठीक है, ये हो गया बेटा। इसमें ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिएगा किस किस चीज का कितना कितना पैसा था। ठीक है, मेरे पास यहां जगह ही नहीं है, आप कर दीजिएगा। इसके बाद अब आ जाइए, ये हो गया रियलाइजेशन। अब इसको रियलाइजेशन में पोस्ट कर दीजिए। रियलाइजेशन में आपका क्या आएगा, बाय बैंक। तो आपका बाय बैंक आ गया कितना, सॉरी बाय बैंक आ गया, आपका वैल्यू कितनी थी 3,51,050। इसके बाद बेटा हाँ 6,300 का हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी पे की थी, उसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी रियलाइजेशन में आपका पोस्ट होगा टू बैंक, जो कि कितना था, टू बैंक अकाउंट कितना अमाउंट था आपका, कितना था आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी कितने की थी 6,300 की। तो 6,300 हमने पोस्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका 6,300 का टू बैंक पोस्ट हो गया। अभी आप क्या करिए, बैंक में भी जाइए, बैंक में जाके उसे बाई साइड में लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी हाँ, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो कितना अमाउंट आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट में 6,300। तो ये भी पोस्ट हो गया बेटा। अगला क्या था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के जो 3,000 रुपए हमने पे किए थे, तो उसके लिए भी हम अच्छा इसको हमने वहां पोस्ट नहीं किया, रियलाइजेशन में भी पोस्ट कर देते हैं। रियलाइजेशन में हमें लिखना क्या है, नहीं लिख दिया था हमने रियलाइजेशन टू बैंक। अच्छा अगली एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन टू बैंक, अगेन यही एंट्री 3,000। इस बार ये 3,000 किसके लिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए पोस्ट कर दो। रियलाइजेशन में जाओ, लिखो टू बैंक, कितना अमाउंट 3,000, और बैंक में जाओ, वहां लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट कितना 3,000। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, पोस्ट हो गए। अब एक और एंट्री थी 1,00,000 रुपए, जो रिमेनिंग लाइबिलिटीज थी उनकी जो हमने पेमेंट करी थी, उसको भी पोस्ट कर देते हैं। तो उसकी एंट्री देखो क्या थी, रियलाइजेशन टू बैंक, अगेन एंट्री थी। तो रियलाइजेशन में जाएंगे, रियलाइजेशन में गए, यहां लिखा टू बैंक, कितना अमाउंट 1,00,000 रुपए। ठीक है, हमने 1,00,000 रुपए लिख दिया, सारी अमाउंट पुट पोस्ट कर दी। बैंक में भी जाके पोस्ट कर देते हैं। बैंक में गए, यहां लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,00,000 रुपए। तो ये आपका पोस्ट हो गया 1,00,000 रुपए, ये भी ठीक है बेटा। तो अभी तो सारी एंट्रियां पोस्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस। तो चलो बेटा फटाफट निकालते हैं, कैलकुलेट करो कितना आएगा, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आएगा इसमें रियलाइजेशन अकाउंट में, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जल्दी बताना बेटा, करो करो कैलकुलेट करो, फटाफट निकालो कैलकुलेटर से। मैं तो कैलकुलेट इस बार करके रखा है, बताओ बताओ जल्दी। तो इसका जो आंसर आया है वो कितना आया है आपका, जो सही आंसर था, लॉस हुआ था आपको 84,250 का। कितना हुआ था 84,250 बाय लॉस। ठीक है, लॉस हुआ आपको 84,250। अब आपको इसको बांटना पड़ेगा, किसमें बांटना पड़ेगा, प्रियांशु में बांटना पड़ेगा, प्रियांशु और जतिन, तीनों पार्टनर से बांटना पड़ेगा इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या तो ओल्ड क्या मतलब है, तो बिजनेस ही खत्म हो गया, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे प्रियांशु, जतिन और कुश, जो 3 पार्टनर्स थे हमारे, उन तीनों में बांटो। कितने कितने की वैल्यू का क्वेश्चन, कितने कितने की वैल्यू का था, आपको किस रेशियो में बांटना है, 3:2:1। तो 3:2:1 में बांट दो। आपके पास कितना आ रहा है 42,125,
42,125 और आपका जतिन का आया 28,083। ठीक है बेटा। और आपका कहां गया जतिन का? सॉरी, तो जतिन का आपका आया 28,083 और आपका जो कुश का आया 14,042। तो ये वैल्यूज आ गई तीनों की। जो हमारा लॉस था हमने तीनों में बांट दिया और हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। आई होप आपको समझ में आया, आपको कोई दिक्कत नहीं आई, क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम इस लॉस को जो आया ना, अब इसको उठा के हम क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। कहां पोस्ट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। चलिए कर देते हैं। लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी डेबिट होगी? डेबिट होगी ना। तो जाओ कैपिटल अकाउंट में डेबिट में पोस्ट करो, टू रियलाइजेशन करके, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में बेटा लॉस लिखना मत भूलना। लॉस है, कितना कितना लॉस आया था उतना उतना पोस्ट कर दो। 42,125 प्रियांशु का, जतिन का आया था आपका 28,083 जतिन का, और कुश का आया था 14,042। ठीक है ना बेटा? देख लो कितना आया था। जिसका जितना आया था उसके अकाउंट में उतना उतना हमने क्या कर दिया बच्चों, पोस्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा। आई होप यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसके बाद आपके पास आ गया रियलाइजेशन, आ गया पार्टनर्स कैपिटल हो गया। पार्टनर्स कैपिटल में अब हम फाइनली देखो सारी चीजें तो पोस्ट हो गई, कोई चीज तो ऐसी बची नहीं जो पोस्ट नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इनका बैलेंस। क्या निकालेंगे बच्चों? बैलेंस निकालेंगे। तो चलिए बैलेंस निकालेंगे, जितना बैलेंस आएगा उसकी हम पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जिसका जितना बैलेंस आ रहा है हम उसकी उतनी पेमेंट कर देंगे। तो सेकंड आंसर आपका, जो थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर ये होगा जो मैं अब कैलकुलेट करके दे रहा हूं। चलिए आप लोग कैलकुलेट करिए, देखिए सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं ही बता देता हूं क्या आएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा है। 1,14,375। तो ये वो पेमेंट है जो होगी, 1,14,375 की पेमेंट होगी प्रियांशु को, और आपकी जतिन की आएगी 1,11,917 का अमाउंट पे होगा किसको, जतिन को। और आपका कुश की बात करें तो कुश को पेमेंट होगी 1,05,958। ये पेमेंट होगी प्रियांशु, जतिन और कुश को। ये अमाउंट आ गया आपका। आई होप आपके समझ में आ गया। अब फाइनली जो ये पेमेंट है, पेमेंट हो रही है तो बैंक में पोस्ट कर दो। यहां पे बैंक क्या हुआ था, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हुआ, बैंक अकाउंट हमने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखा, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। तो बैंक, क्योंकि एंट्री भी क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक के में क्रेडिट में जाके पोस्ट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट में जाते हैं और बैंक अकाउंट में ये पोस्ट कर देते हैं बाय प्रियांशु बाय जतिन बाय कुश। कितना कितना अमाउंट पोस्ट होगा, जो यहां पे निकाला था पार्टनर्स कैपिटल में, कितना कितना आया था, 1,14,375। तो प्रियांशु में जाते हैं, सॉरी प्रियांशु में जाते हैं और प्रियांशु में पोस्ट कर देते हैं 1,14,375 पोस्ट कर दिया बेटा। इसके बाद जतिन में जाते हैं, जतिन में पोस्ट कर देते हैं। जतिन का देखते हैं, जतिन का कितना बैलेंस आया था। जतिन का बैलेंस आया था 1,11,917 1,11,917। और कुश का बैलेंस कितना आया था, 1,05,958।
1,05,958 ये हो गया। तो ये बैलेंसेस आ रहे हैं बेटा, जो आपका ये फाइनल पेमेंट वाला अमाउंट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट का टोटल निकालेंगे और बैंक अकाउंट का टोटल आपस में मैच कर रहा है। कितना आ रहा है, बैंक अकाउंट का टोटल आ रहा है 4,41,550, ठीक है, 4,41,550। तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन हो गया, देखो मैच कर रहा है। आई होप आपके समझ में आया। अभी एक पॉइंट इतना हो गया, ये ये आपका क्वेश्चन था जो आपको मैंने टेस्ट में दिया, आपको पूरा सॉल्व करके मैंने समझाया कैसे करना है, क्या करना है। आई होप आपके समझ में आ गया। आज हम क्या करने वाले हैं, आज एक और पॉइंट में, एक और चीज आज मैं आपको सिखाना वाला चाहता हूं। कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है, कल मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्या है देख लेते हैं। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो कुछ चीजें जो हम अब तक बाकी चैप्टर्स में करते आ रहे थे और इस चैप्टर में जैसे कर रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फर्क है। और वो फर्क क्या है, आप ये समझने की कोशिश करें। वो फर्क क्या है, एक तो सबसे पहले दो फर्क है यहाँ पे। एक तो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ट्रीटमेंट को लेके। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, अभी तक आईएफआर के लिए मैंने पूरा एक अलग ही हिसाब किताब बताया था, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चनों में यही हो रहा था, वो रिजर्व था, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। बट इन डिसोल्यूशन आपको कोई पार्टनर्स में इसको बांटना नहीं है। आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे अलॉन्ग विथ अदर लायबिलिटी। बस इसको वहां ट्रांसफर करके भूल जाइए, खत्म हो गया। ये समझ में आया, क्लियर हो गया, ये बात दिमाग में रखिएगा। अभी तक पहले क्या था, पहले ये रिजर्व की तरह ट्रीट हो रहा था, लेकिन अब ये रिजर्व की तरह ट्रीट नहीं होगा। दरअसल आईएफआर को बनाया किस लिए गया था, आईएफआर को बनाया था इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के फॉल को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वहां पे अगर उसमें यूज नहीं होता था तो हम उसे बांट देते थे। अभी क्या हो रहा है, अभी आप बंद कर रहे हैं, अपना बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करने के लिए आपने क्या करना है, आप बस इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दीजिए। इसका क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करना है, डेबिट करिए और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके बारे में। इसके अलावा एक और पॉइंट है इस चैप्टर में, आपको ध्यान देना है गुडविल के बारे में। गुडविल जो बैलेंस शीट में दिख रही है, जो आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है, आपको उसको क्या करना है, जैसे पिछले वाले चैप्टर्स में मैंने आपको समझाया था, इसको राइट ऑफ करो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डेबिट हो जाएगा। लेकिन अभी इसको क्या करना है, इस एग्जिस्टिंग गुडविल को इस चैप्टर के अंदर रियलाइजेशन में अलॉन्ग विथ अदर एसेट ट्रांसफर करना है। समझ में आ रहा है, क्या करना है, एग्जिस्टिंग गुडविल, जो गुडविल आपकी बैलेंस शीट के अंदर दिख रही है, उसको आप ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डेबिट नहीं करोगे। इस बार उसको आप क्या करोगे, इसको आप भेज दोगे। कहां भेज दोगे, रियलाइजेशन में अलॉन्ग विथ अदर एसेट। जैसे आप डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक्स, इन सबको भेज रहे ना, उसी एंट्री में साथ के साथ अपनी बुक वैल्यू के साथ इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना, क्लोज करने के लिए। इसको पार्टनर्स कैपिटल में सॉल्व मत करना, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करना, उनके अकाउंट से इसके पैसे मत काटना। समझ में आ गया, ये दो चीजों का डिफरेंस है। ये दो चीजों का जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे अलग है, डिफरेंट है एज कंपेयर टू व्हाट वी आर स्टडिंग इन अर्लियर चैप्टर्स, इन रिटायरमेंट, इन डेथ, इन एडमिशन। समझ में आया बेटा, यहाँ पे ये चीज थोड़ा अलग तरीके से होगी। आई होप आपके समझ में आ गया, ठीक है बेटा। तो ये हो गया, आप ये चीजें आप ध्यान में दिमाग में बैठा ले, ये सारा हो गया। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। ये दो बातों का नोट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय।